हम लोग इको का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मार्केट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है भाई? मार्केट। और रेवेन्यू मिला करके ये मिनिमम 15 मार्क्स का चैप्टर है। रेवेन्यू प्लस मार्केट मिला करके ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिनिमम बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं होने वाला है। 15 नंबर का चैप्टर है ओवरऑल आपके सिलेबस में। ठीक है ना? आपका जो इको का एग्जाम है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे कॉलेज है जो क्रिसमस के पहले ही ले लेंगे। हाँ, इको का एग्जाम बहुत पहले होता है। हाँ, इको का तो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो महान महान कॉलेज की लिस्ट में आते हैं, जिनका नाम आप भी नहीं सुने हैं, वो पहले ले लेते हैं अपनी महानता को दिखाने के लिए। अच्छे कॉलेज लाइक जयपुरिया, गोयनका या और भी अच्छे कॉलेज हैं जिनको जो जिसका नाम आप सुने हो ना, वो थोड़ा लेट लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज बहुत पहले ले लेता है। तो स्टूडेंट तो एज ए टीचर हम लोग तो सारे कॉलेज को कवर करते हैं। इसीलिए अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स नवंबर दिसंबर में तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ गए ना? क्या मैंने बोला? अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, इस पर पूरा फोकस लगा दो। कॉन्स्टिट्यूशनल, बिहेवियर, इंग्लिश, ईएनवीएस सब एक हफ्ते का गेम है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। उस पर दिमाग लगाना मतलब पाप करने के बराबर है। तुमको अभी मेन फोकस क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। 2023 में जब फर्स्ट टाइम ये सिलेबस आया था सीसीएफ का, इसके पहले जो नया सिलेबस था उसका नाम था सीबीसीएस। तो जब फर्स्ट सीसीएफ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 95% बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल था। जो तुम्हारा सिलेबस का पहला इनिंग, पहला साल जो तुम्हारा सिलेबस आया था सीसीएफ का, 95% बच्चा फेल था इकोनॉमिक्स में। रीजन क्या है सर? दो चीज, बच्चा कैजुअल ले लिया, अरे 11 12 का तो है, 11 12 का है, लेकिन भूल गया 11 12 में पेपर कौन सेट करता है तुम्हारा? या तो अगर कॉलेज स्कूल में एग्जाम हो रहा है तो स्कूल का टीचर, और नहीं तो हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड काउंसिल। लेकिन यहाँ पे पता है पेपर कौन सेट करता है? तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर। और तुम्हारा कॉलेज का प्रोफेसर तुम्हारे गली का प्रोफेसर नहीं है। वो बंदा एटलीस्ट अगर प्रोफेसर है तो इकोनॉमिक्स में पीएचडी या इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कुछ करके बैठा है। तो उस लेवल का प्रोफेसर जब तुम्हारा पेपर सेट करेगा, तो उसका लेवल तुम्हारा स्कूल के टीचर का लेवल के बराबर नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो? तो आजकल के प्रोफेसर भी ना थोड़े आलसी हो गए। लूप होल क्या है बता रहा हूँ, लूप होल क्या है। पहले ना इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होता था वो यूनिवर्सिटी लेती थी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तुम्हारा पहला ऐसा सिलेबस है, या सीयू के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक्स का पेपर कॉलेज में हो रहा है। अब पेपर भी कौन सेट कर रहा है? कॉलेज सेट कर रहा है। नहीं तो इसके पहले जैसे मैंने जब एग्जाम दिया था सीयू का, मतलब अपने अपने कॉलेज का, तो मेरा पेपर कौन सेट करता था? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जब पेपर सेट करता है ना, तो वो एवरेज बच्चे को भी कवर करता है, लोअर बच्चों को कवर करता है, जो एक्सीलेंट होते हैं उसको भी कवर करता है। उनका जो पेपर होता है ना, इस प्रकार से होता है कि जो एकदम बेकार है पढ़ने में वो पास हो जाए, जो एवरेज है वो ठीक ठाक नंबर ला जाए, और जो एक्सेलेंट वाला बच्चा है उसको भी लगे यार पेपर थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब 15 20 नंबर का क्वेश्चन क्या करेगा? घुमा देगा। तो यूनिवर्सिटी क्या करती थी? तीनों स्टूडेंट को कवर करके चलती थी। बट अभी कॉलेज वाला क्या है? कॉलेज वाला बोलता है यार हमारा तो अपना प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। वो एज्यूम कर लेता है, वो एज्यूम कर लेता है कि हमारा कॉलेज का स्टूडेंट है तो अच्छा ही होगा, तभी तो हमारे कॉलेज में आया है। वो क्या करता है? इस अजम्पशन में पेपर सेट कर देता है। और अभी तक कॉलेज में तुम लोग गया होगा, देख ही लिया होगा कॉलेज का हाल क्या है। वो कौन सा दुख निकलेगा तुम लोग का साइड से हमको नहीं पता, पर वो अलग ही लेवल का दुख है कॉलेज का। कोई बात नहीं, होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स में पूरा फोकस करना है। रीजन है, अगर इको में फेल हो गए बाबू, इको में अगर फेल हो गए, चाहे तुम 25 नंबर वाले में फेल हो जाओ और चाहे तुम 50 नंबर वाले में फेल हो, दो पेपर होगा। 25 होगा इंटरनल और 50 होगा एक्सटर्नल। इन दोनों में कहीं पर भी अगर तुम फेल हो गए, तुम सेमेस्टर 1 में फेल हो गए, योर सेमेस्टर 1 विल नॉट बी क्लियर्ड। सिंपल, कड़वी बात। 25 में अगर तुम फेल हो गए या 50 नंबर में फेल हो गए, दो एग्जाम होगा, कहीं पर फेल हो गए, 25 या 50 कहीं पर फेल हो गए, तुम्हारा सेमेस्टर 1 क्लियर नहीं है। तुम्हारा मार्कशीट में दिखेगा भैया तुम्हारा 1 साल बैक हो गया है। ठीक है ना? तो पहला पड़ाव क्या है? पहला स्टेज क्या है? सेमेस्टर 1 क्लियर करने का पहला स्टेज क्या है? इको को क्लियर करो। क्योंकि अगर तुम पहले ही स्टेज में फेल हो गया तो कॉन्फिडेंस क्या होगा? फिर तो भैया अकाउंट कैसे करेगा, पीपीएम कैसे करेगा, ईडी कैसे करेगा, ईएनवीएस कैसे करेगा? समझ गया ना? और सुनो,
कुछ कॉलेज का महान महान गाथा सुना रहे तुमको रामायण की तरह। कुछ कॉलेज पता क्या बोलता है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि पहले एक्सटर्नल होगा, सॉरी नॉर्मल प्रोसेस क्या है, पहले इंटरनल अब बाद में एक्सटर्नल। कुछ कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्लासेस यूट्यूब पे जाती है ना, फंस जाऊंगा, नाम नहीं लूंगा, पर कुछ कुछ महान महान कॉलेज है, पहले क्या लेगा 50 नंबर का, फिर क्या लेगा इंटरनल कितने नंबर का, उल्टा प्रोसेस है। तो अगर तुम ये प्रिपेयर करो, नहीं पहले 25 नंबर का प्रिपेयर करेंगे फिर बाद में 50 नंबर का प्रिपेयर करेंगे, तुम्हारा कॉलेज कब स्विच कर जाएगा तुमको ही पता नहीं चलेगा। तो तुमको ना तो 25 नंबर फोकस करना है ना 50 फोकस करना है, तुमको फोकस करना अपना सिलेबस। और अपने को दिसंबर मतलब नवंबर एंड होते होते इकोनॉमिक्स में क्या ला देना है, पकड़ ला देना। और अभी तक इको का 2 बार एग्जाम हुआ है, 2 बार एग्जाम हुआ है, ठीक है, इको का, हाँ 2 बार एग्जाम हुआ। मैं कोशिश करूंगा, लगभग स्टूडेंट से बात करता हूँ अपने पुराने स्टूडेंट से, मैं कोशिश करूंगा कि जो जो क्वेश्चन अभी तक कॉलेज में आ चुका है, या तुम लोग भी तो कोशिश करना कॉलेज का क्वेश्चन निकालने का, बिकॉज तुम्हारे कॉलेज का क्वेश्चन अलग अलग होगा। जयपुरिया का अलग सेट होगा, भवानीपुर का अलग सेट होगा, गोयनका का अलग सेट होगा, तुम्हारा कॉलेज सबका अलग अलग सेट होगा। तो तुम लोग जिस भी कॉलेज से बिलोंग करता है, कोशिश करो उस कॉलेज का पेपर निकलवाने का, अब मेरे को लाके दो। और जो जो मैं टॉपिक कवर कर दिया वो तो वेल एंड गुड, जो मैं टॉपिक कवर नहीं कर पाया बोलना सर इसको कवर कर दीजिए। समझ आया मेरा बात? तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मार्केट, समझ गया ना पूरा प्रोसेस, स्टार्ट करता हूँ मार्केट। मार्केट को मेरे को 3 से 4 क्लास लगेगा खत्म करने में, और इसको खत्म करके फिर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट चालू करूंगा। तो हम लोग का डिमांड हो गया है, डिमांड हो गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया है, रेवेन्यू हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। एक ही चैप्टर बचेगा, चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अरे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और बेसिक थ्योरी रहेगा, तो अगर मैं दिसंबर में कवर करूंगा तो हो जाएगा। बट अभी का जो टारगेट है मार्केट, मार्केट प्रोडक्शन और कॉस्ट। प्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था पर यूट्यूब पे नहीं डाला था, तो मैं एक बार प्रोडक्शन फिर से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। याद है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया था, तो प्रोडक्शन में पढ़ा दिया था, पर एक क्लास में फिर कवर कर दूंगा पूरा प्रोडक्शन, एक क्लास 2-3 घंटा लगे कर दूंगा। चलो मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में क्या क्या पढ़ना पहले ये समझो। मार्केट में आपको लगभग 3 मार्केट पढ़ना है, 3 मार्केट पढ़ना है लगभग। ज्यादातर पढ़ना है आपको परफेक्ट कंपटीशन, ज्यादातर पढ़ना है, ज्यादातर पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, मोनोपोली पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बोलो ना क्या पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और थोड़ा बहुत पढ़ना है, चौथा पकड़ लो ना, थोड़ा बहुत पढ़ना है ओलिगोपोली। क्या पढ़ना है, ओलिगोपोली। यही चार चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनता है। ऐसे बोलोगे तो सर डिओपोली भी है, मोनोप्सोनी भी है। जस्ट डेफिनेशन और फीचर्स, जस्ट डेफिनेशन और फीचर्स। ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और आपका ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। मेरे को ना इसी में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये पूरा बेस है। उसके बाद कम टाइम इसमें लगेगा, उससे भी कम टाइम इसमें, और इसमें भी कम टाइम इसमें, ठीक है ना। तो मेरे को 4 से 5 क्लास भी लग सकता है, बड़ा चैप्टर है मार्केट में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मार्केट। सबसे पहले बात यही करते हैं कि मार्केट होता क्या है। देखो मार्केट का मतलब क्या है, जब 2 पर्सन या जब 2 इंस्टीट्यूशन, क्या एक फर्म भी सामान परचेज करती है कि नहीं परचेज करती है। तो जब मैं पर्सन की बात कर रहा हूं ना, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आता है, कंपनी आता है, पार्टनरशिप फॉर्म आता है, एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप भी आता है ना। तो चाहे एक आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, जब लोग आपस में मिलते हैं किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य क्या है, कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है। तो जब आप किसी प्लेस पर, चाहे वो ऑफलाइन प्लेस हो चाहे वो ऑनलाइन प्लेस हो, जब आप किसी प्लेस पर आप मिलते हो, ठीक है, इस पर्पस से मिलते हो कि या तो मैं खरीदूंगा या तो मैं बेचूंगा, उसी प्लेस को अपने क्या बोलते हैं, मार्केट। मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर मीट। मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर मीट। किस पर्पस के लिए, गले मिलने के लिए, हैप्पी होली हैप्पी दिवाली करने के लिए, हैप्पी ईद नहीं, किस लिए, बाइंग एंड सेलिंग। कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है ना। उसका इकोनॉमी में मॉनेटरी क्या है, वैल्यू है, कि जो भी सामान मैं बेच रहा हूं उसका हमारे देश में क्या एक मॉनेटरी वैल्यू। क्या इस पेन का कुछ दाम तो होगा, इस कीबोर्ड का कुछ तो दाम होगा, सबका क्या है, कुछ मॉनेटरी वैल्यू है ना। तो जब कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, तो जिस प्लेस पे हो रहा है दैट प्लेस इज नोन एज मार्केट। अब पता है बायर और सेलर के बीच में जो रिलेशन है ना, उसको सोशल रिलेशन बोला गया। कौन सा रिलेशन बोला गया है, सोशल। अगर मैं पूरा नाम लूं ना तो उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन। कि ऐसा रिलेशन
जहां पे इकोनॉमिक वैल्यू भी है और साथ ही साथ सोसाइटी वैल्यू भी है, कि ऐसा प्लेस जहां पर सोसाइटी का क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। आज आप बताओ ना, आपके घर पे जो भी सामान है वो कहाँ से आया है? ऐसा तो नहीं आया ना कि मम्मी ने हाथ ऐसे किया ऊपर सामान गिर गया। वो कहाँ से आया है? मार्केट से आया है। तो आपका नीड सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट इज कॉल्ड सोशियो, कि हमारा क्या सोसाइटी का पार्ट है, इससे हमारा सोसाइटी का भी वेलफेयर हो रहा है। और साथ ही साथ मार्केट में जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो जो बेच रहा है उसको क्या मिल रहा है? पैसा। और जब पैसा उसको मिलता है तो उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। उससे उसका भी घर परिवार चल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? सोसाइटी का भी बेनिफिट हो रहा है, साथ ही साथ हमारे देश का भी बेनिफिट हो रहा है। इसलिए बोलते हैं मार्केट क्या है? एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बोलो ना, मार्केट क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां पर बायर और सेलर दोनों मीटअप करते हैं, कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है। क्लियर हो गया ना? अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन का। बस मार्केट में इतना पढ़ना है, ठीक है? अब बात करते हैं किसका? परफेक्ट कंपटीशन का। ऐसे तुम लोग 11 12 पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट आर बेस्ड ऑन द लोकेशन, जोग्राफिकल मार्केट, ये मार्केट, लोकल मार्केट। यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जस्ट पढ़ना है क्या? मेन मेन चीज पढ़ना। जैसे क्या पढ़ना? परफेक्ट कंपटीशन। तो मैं हेडिंग डालूंगा परफेक्ट कंपटीशन। तुम लोग भी ना लिख सकता, कोई इशू नहीं है अगर लिखने का मन है तो। अदरवाइज नोट्स में मैंने सब लिखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। इसमें मैं दूंगा नोट्स, से वाला पीडीएफ का मतलब मेरा नोट्स बन चुका है परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन का, बट अभी मैं लिख के पढ़ाऊंगा, बाद में नोट से मार्क कराऊंगा। ठीक है? तुम लोग अगर लिखना है तो एक कॉपी बोला था ना, एक कॉपी बनाने के लिए एटलीस्ट एक थ्योरी कॉपी बनाओ और एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाओ। ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन दो वर्ड से मिलकर बना है। बोलोगे सर कौन सा दो वर्ड, आज तक सुने नहीं? अरे कुछ नहीं बाबा। एक होता है प्योर कंपटीशन। क्या होता है? प्योर कंपटीशन। और इस प्योर कंपटीशन में तीन फीचर्स ऐड कर देते हैं तो बन जाता है परफेक्ट कंपटीशन। मैं क्या बोल रहा हूं? परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअल में बना है दो चीज से। पहला, प्योर कंपटीशन, और इस प्योर कंपटीशन में कुछ ऐड करते हैं। बोलिए ना, इस प्योर कंपटीशन में क्या करते हैं? कुछ ऐड करते हैं। सर क्या ऐड करते हैं? तीन फीचर्स ऐड करते, तीन एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते, तीन एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं। तो यही प्योर कंपटीशन एक्चुअल में, जब प्योर कंपटीशन में ये तीन एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। समझ गया ना? ओके। पहले मैं बात करता हूं प्योर कंपटीशन का। सर प्योर कंपटीशन का फीचर्स क्या है? देखिए भाई, प्योर कंपटीशन का जो फीचर्स है ना, उसका लिस्ट लंबा है। पहला लिस्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, पहले एक बार फीचर्स लिख लो, फिर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। तुमको तबियत ठीक है? जी क्यों रखा? दूसरा, होमोजेनियस, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब जी बता तो, होमोजीनियस का दूसरा नाम? सुजल, अर्को, शायन, क्या नाम उसका? निखिल, निखिल, साहिल, साहिल। आज रोहित नहीं आया। तुम लोग बता, आप लोग सब दीदी लोग हैं, ठीक है? आप लोग बताइए। सेम प्रोडक्ट। और बताओ। इनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सेम प्रोडक्ट। है ना? इनडिफरेंशिएटेड, है ना? तो अगर एग्जाम में कोई बोले इनडिफरेंशिएटेड तो वो नया अंग्रेजी नहीं बोला है, वो यही बोला है, होमोजीनस ही बोला है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट बताइए। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नेक्स्ट फीचर्स पढ़े होंगे आप लोग 11 12 में। ठीक है, कुछ तो याद रहा। तू नहीं पढ़ा? इको था ही नहीं तेरा, तोरा भी नहीं था, तुम लोग का इको नहीं था। पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, दूसरा क्या था? होमोजेनियस प्रोडक्ट, तीसरा क्या था? फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फोर्थ क्या था आपका? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और को तुम्हारा था ना बाबू? सीबीएसई था क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए? हाँ जी, हाँ, मोबिलिटी उसमें आएगा, एक्स्ट्रा वाले में आएगा। हाँ। थ्री, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा फॉर्म एंड इंडस्ट्री। फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर नॉट द सेम, आर नॉट द सेम।
दैट इज फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, क्या नेक्स्ट है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ऑफ द मार्केट, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ द डिमांड, मतलब इस पूरे फॉर्म में कौन सी डिमांड है? परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक को अपने क्या बोलते हैं? अच्छा, ये जो जितना भी फीचर्स में लिखा हूं ना, इसका पीडीएफ में पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, समझ गया ना? पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, बस आप टॉपिक को समझिए। इसका मतलब होता है हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व है ना? देखिए ना कितना फीचर्स हुआ, एक बार ऐड करते हैं ना, कितना? 6 फीचर्स हो गया। ठीक है, पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, दूसरा क्या हो गया? होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एक्सचेंज। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं तो लिखना ही भूल गया, उसको पहले ही लिखना चाहिए था। सिंगल प्राइस या फिक्स्ड प्राइस, सिंगल प्राइस या इसी को अपने क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्राइस। ये कुछ फीचर्स होते हैं प्योर कंपटीशन के, ये फीचर्स फटाफट याद करते हैं। पहला फीचर्स क्या है? अच्छा तुम लोग ना इसको पहले बोलना, मैं थोड़ा लास्ट में लिखा हूँ, बट हम लोग ना ये 3 चीज पहले बोलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फिक्स्ड प्राइस या सिंगल प्राइस। बोले ना, बोलो ना, फटाफट बोलो ना। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, है ना? होमोजीनियस प्रोडक्ट और सिंगल प्राइस या फिक्स्ड प्राइस। अच्छा, मेरा ना यहाँ पे जो सेटिंग है, माइक का जो सेटिंग है, उसमें क्या होता है ना, अगर बगल से बारात भी निकल जाएगी ना, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत भयंकर लेवल का नॉइज कैंसलेशन है, जस्ट बिकॉज कि जब बच्चा आराम से हेडफोन लगा करके क्लास करे तो उसको नॉइज ना आए, है ना? होता है ना, तो वो चीज़ बहुत तगड़ा है। इसलिए तुम लोग जितना भी तेज बोलेगा ना, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तो थोड़ा सा तेज बोलना तुम लोग शर्माना मत कि ऑनलाइन वाले बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम लोग तेज चिल्लाना। पहला बोलो ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, दूसरा क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, तीसरा सिंगल प्राइस या फिक्स्ड प्राइस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म एंड इंडस्ट्री। मतलब क्या है? फर्म अलग है और इंडस्ट्री अलग है। फर्म क्या है? प्राइस टेकर, और इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर। और लास्ट में क्या बोला? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। पहले मैं इतना एक्सप्लेन करूं, ठीक है? बोल रहा है कि ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, एक्चुअल में पहले आता है प्योर कंपटीशन, उस प्योर कंपटीशन में 3 एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या है कि भैया इस मार्केट में, देखो फीचर्स मैं बता रहा हूं प्योर कंपटीशन का, जैसे मैं 3 ठो ऐड कर दूंगा तो सारा फीचर्स मिला करके ये कितने हो गए? 7 हो गए। 3 मैं और लिखूंगा, कितने हो जाएंगे? 10। ये पूरे 10 फीचर्स मिला करके किसके हो जाएंगे? परफेक्ट कंपटीशन का। इसलिए मैं प्योर कंपटीशन नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूंगा तो ये 7 तो आएंगे ही, और साथ ही साथ 3 और आएंगे, टोटल टोटल कितने आएंगे? 10। ठीक है ना? तो परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर्स है कि इस मार्केट में ना बहुत सारे बायर हैं और बहुत सारे क्या है? सेलर है। बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे क्या है? सेलर। नॉर्मली आप अपने अपने कंट्री में देखिए, अगर मैं कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूं, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूं, तो जियो है, एयरटेल है, जियो है और एयरटेल है, और वीआई बोल के एक है ना, वोडाफोन आइडिया मिलकर के एक हो गया, वीआई हो गया, और एक अपना बीएसएनएल है ना, जो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, कभी भी उसकी सांस जा सकती है, पर कोई बात नहीं है। तो कितने हो गए? 4 हो गए, एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल। इससे ज्यादा और कुछ होगा तो छोटा मोटा कंपनी को जो हम अपने लोग जानते नहीं है, यही मेनली 4 है। तो देखो ना, सेलर 4 है, सेलर कितने हैं? 4। बीएसएनएल बेच रहा है टॉक टाइम और इंटरनेट, वीआई बेच रहा है, जियो बेच रहा है और एयरटेल बेच रहा है 4। लेकिन सेलर तो 4 हो गए, पर बायर कितने हो गए? पूरा कंट्री 150 करोड़ की जनसंख्या, तो बायर तो हो गए लगभग देखा जाए बहुत अनलिमिटेड टाइप के, और सेलर कितने हैं? ये 4 लोग मिलकर के पूरे कंट्री को सर्व कर रहे हैं, पूरे कंट्री को सर्विस दे रहे हैं। इसको अपने बोलते हैं, पता है क्या? ओलिगोपोली मार्केट। क्या बोलते हैं?
कि जहाँ पे फ्यूज क्या होते हैं, फ्यूज सेलर होते हैं, क्या होते हैं, फ्यूज सेलर होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, है ना। तो एक्चुअल में किसी मार्केट की जो पहचान होती है ना, तो उसके फीचर से उसकी पहचान की जाती है। जब भी किसी मार्केट की पहचान होती है तो उसके फीचर से ही उसकी पहचान होती है। तो जो मैंने फीचर्स बताया कि भैया 4 लोग बेचने वाले हैं और पूरा कंट्री खरीदने वाला है, इस फीचर्स को अपने कौन सा मार्केट बोलते हैं, ओलिगोपोली। ऐसे ही परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर हो गया कि ना तो बायर की कमी है और ना सेलर की। नंबर ऑफ बायर भी बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ सेलर भी बहुत ज्यादा है। पूरे मार्केट में ना जो प्रोडक्ट है जिसकी बाइंग सेलिंग हो रही है, कोई बेच रहा है और कोई क्या कर रहा है, खरीद रहा है, वो प्रोडक्ट आपका होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब क्या है कि भैया जो मैं बेच रहा हूँ वही सब बेच रहे हैं, जो मैं बेच रहा हूँ वही सब बेच रहे हैं, जिस कलर में मैं बेच रहा हूँ उसी कलर में सब बेच रहे हैं, जिस ब्रांड का मैं बेच रहा हूँ उसी ब्रांड का सब बेच रहे हैं, जिस वजन का मेरा, जिस क्वांटिटी में मैं बेच रहा हूँ, मान लो ये 500 ग्राम है तो सब लोग कितने बेच रहे हैं, 500 ग्राम। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट या इनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड होमोजेनस प्रोडक्ट या इनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है। इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या है, फिक्स है। ये जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है, फिक्स है। अब आप बताओ, 3 फीचर्स हुआ। पहला, इस मार्केट में बहुत सारे बायर हैं और बहुत सारे सेलर हैं। प्रोडक्ट कैसा है कि जैसा मैं बेच रहा हूं वैसा सब लोग बेच रहे हैं, जो प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूं वही सेम प्राइस सब लोग चार्ज कर रहे हैं। समझ गया ना, जो प्राइस मैं बेच रहा हूँ, जिस प्राइस में मैं बेच रहा हूँ, जो सामान मैं बेच रहा हूँ, वही सेम प्राइस पर वही सेम सामान सब लोग बेच रहे हैं। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फिक्स्ड प्राइस। इसी 3 फीचर से एक बात क्लियर हो गया कि रियल लाइफ में ऐसा कोई मार्केट होता ही नहीं है। यही 3 फीचर को देख करके अपने क्या बोल दिए कि भैया रियल लाइफ में ऐसा कोई मार्केट नहीं होगा। तो तुम लोग मत बोला कि जब रियल लाइफ में होता है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम भी क्लास के बाहर जा रहे हैं। रियल लाइफ में नहीं होता पर तुम्हारा सिलेबस में तो है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। बट इन रियल लाइफ ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। सर ये क्या है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट है कि ऐसा मार्केट होगा, ऐसा मार्केट होगा। जैसे हर लड़का लोग सोचता है ना कि मेरा लाइफ ऐसा होगा, हर लड़की सोचती है मेरा लाइफ ऐसा होगा, वैसे ही है ना। ऐसे हमारे माँ बाप सोचते हैं कि कितना अच्छा बच्चा हमारा है, वो सब इमेजिनरी है समझ गया ना वो सब इमेजिनरी है। तो वही हाल है कि ये भी क्या इमेजिनरी है कि ऐसा मार्केट हुआ होगा कि बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, और सारे सेलर मिल करके एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और जो प्राइस है वो क्या है, फिक्स है। 3 चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट हो गया फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री का मतलब क्या है, मान लो पूरे मार्केट में 50 दुकान थी। मान लेते हैं पूरे मार्केट में कितनी दुकान थी, 50 दुकान थी। अब कोई और आके दुकान लगाना चाहता है तो कोई रोकने वाला नहीं है। इस मार्केट के लिए एक स्लोगन है, आया तो वेलकम गया तो भीड़ कम। इस मार्केट के लिए स्लोगन क्या है, आया तो वेलकम और गया तो भीड़ कम। वही वाले यही वाला स्लोगन है। अब लिख मत लेना एग्जाम में, है ना, कि फ्री एंट्री मतलब आया तो वेलकम गया तो भीड़ कम। नहीं, फ्री एंट्री का मतलब क्या है, भैया आए हो तो भी अच्छा है, चले भी जाओगे तो भी, मतलब आते वक्त भी कोई नहीं पूछेगा और जाते वक्त भी कोई रोकने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में आता है, ये तो पूरा एकदम देसी लैंग्वेज हो गया, ठेठ भाषा बोलते हैं। प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या बोलता है कि जब आप आओगे ना तो आपके ऊपर कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कुछ कुछ मार्केट होती है जहां पर आपको ट्रेड बैरियर है। एग्जांपल देता हूँ, हमारे देश में रेलवे कौन चलाता है, नॉर्मली रेलवे चलाता है इंडियन रेलवे। और मेट्रो केस में देखना जो स्टेट में चलती है ना, वो एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ गांठ करके अपना काम करती है, समझ गया ना, दोनों मिल करके स्टेट गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली, दिल्ली नाम सुना, दिल्ली मेट्रो। जो दिल्ली मेट्रो है ना, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली, जो वहाँ के सीएम है, प्लस वहाँ की जो कंपनी है वो मिल करके चलाती है। इसलिए देखना दिल्ली मेट्रो में ना गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का हाथ है, इसलिए फेयर भी ज़्यादा है। अपने कोलकाता में 10 रुपया 5 रुपया फेयर है, वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ 35-40 रुपया स्टार्टिंग फेयर है। दिल्ली मेट्रो का जो फेयर है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कोलकाता, 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है। जितना फेयर हम लोग वहाँ देते हैं दिल्ली मेट्रो में ना, उतना पूरा कलकत्ता का मेट्रो घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ एक स्टेशन का जाने का 40 रुपया लगता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल करके मेट्रो चला रही हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैं इंडियन रेलवे का एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पूरे देश में रेलवे कौन चला रहा है, इंडियन रेलवे। पूरे देश में रेलवे कौन चला रहा है, इंडियन। मान लेते हैं मेरा गांव बिहार है, मेरा गांव कहाँ है, बिहार। अब मेरे गांव के आसपास कोई स्टेशन नहीं है, तो कल को मैं चाहूँ कि मैं एक नया रेलवे चालू करूँ,
और जो पटरी मेरे गांव तक जाए, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि ये इसके लिए ना मुझे परमिशन ही नहीं है। क्योंकि इस पूरे इंडिया में अगर किसी को रेलवे का पार्ट बनना है तो भैया इंडियन रेलवे से परमिशन लो और तुम उनके अंडर ही काम करोगे। तो जितनी रेलवे है ना सब गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। तो रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं? रिस्ट्रिक्शन है ना? तो कुछ मार्केट में आपको क्या होता है रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अभी आप अगर अगर आप कोई बंदूक खरीदना चाहते हो तो उसमें भी लाइसेंस लगता है ना? तो वही पता आपको, आपको जो बंदूक दिया जाता है ना पूरा गोली तक नोट की जाती है कि कौन कितने नंबर की गोली दी गई है, सब कुछ नोट किया जाएगा। लेकिन कल को आप बोलोगे नहीं हम एक तो हवाई जहाज खरीदेंगे, लड़ाकू वाला, लड़ाकू विमान, फाइटर फाइटर जेट प्लेन, क्या खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, अलाउ ही नहीं किया जाएगा, अलाउ ही नहीं किया जाएगा। तो कुछ चीजें क्या है ना आप नहीं कर सकते जहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी, रोक देगी। पर ऐसा मार्केट है, ये ऐसा मार्केट है जहां पे आपको जो बिजनेस करना आके करो, कोई रोकने वाला नहीं है। कल को अगर आपको लॉस हो गया और मार्केट छोड़ के आप जाना चाहते हैं तो कोई रोकने वाला भी नहीं। आते वक्त भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और जाते वक्त भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंट्री क्या है? फ्री है, और एग्जिट क्या है? फ्री है। लॉस होता है चले जाओ, प्रॉफिट होता है सस्टेन करो। नेक्स्ट क्या हो गया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितने बायर हैं, सॉरी जितने सेलर हैं, जितने सेलर हैं उनका उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना। अब बोलोगे सर प्रॉफिट कैसे कमाए? ये बच्चों का बहुत बहुत बेसिक सवाल है कि सर प्राइस तो फिक्स है, प्राइस तो फिक्स है। अब प्रोडक्ट भी लगभग क्या है? फिक्स ही है कि जो मैं बेच रहा हूँ वही सब बेच रहा है ना? और जो प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ वही प्राइस सब चार्ज कर रहा है। इसका कुछ पॉजिटिव भी है, उसका कुछ नेगेटिव भी है। पहले तुम लोग पॉजिटिव सुनो। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अपने श्योर हैं कि भैया इसका मान लेते हैं 1000 रुपया दाम है, तो कोई बायर आया तो कितना बोलेंगे? 1000 रुपया। कल को बायर ऐसे नाक टेढ़ी करके गया, नहीं लेंगे, बहुत महंगा बेच रहे, जा भैया, जहां भी जाएगा तेरे को कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। एक तो पहला श्योर है, क्योंकि इस मार्केट में ना बायर ना तो प्राइस बढ़ा सकता है और ना प्राइस घटा सकता है। जो प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ वही प्राइस सब चार्ज करेगा। तो अगर बायर अपना नाक टेढ़ी करके जा भी रहा है तो जा भाई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहला। दूसरा क्या फायदा है ना कि जो मैं बेच रहा हूँ वही सब बेच रहा है। तो एक्चुअल में ना बायर के पास कोई चूजिंग करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो जो तुम्हारे दुकान पे आ गया ना वो सामान लेकर ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है जो प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ और जो प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ वही सब लोग चार्ज कर रहे हैं, और जो मैं बेच रहा हूँ वही सब लोग बेच रहे हैं। तो बायर क्या बोला, ठीक है भैया लेके चलते हैं ना, मार्केट घूम के कोई फायदा है? हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, खाना वाना बना करके पापा को खिला देती है, झगड़ा ना हो, है ना? हम लोग खिला देती है, खुद नहीं खाती है, बिकॉज शॉपिंग का वो रहता है ना, खुद नहीं खाती है, चली जाती है मार्केट में। 2 बजे गई, रात को कितना बजे आई? 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कितना सामान ली? 2 ठो। कितना? क्यों? भयंकर बार्गेनिंग पावर। अब प्लस अलग बात है, वो ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा समझ रहे ना, आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे मार्केट में होने वाला नहीं, क्योंकि प्राइस फिक्स है और मार्केट भी क्या है? फिक्स, मतलब प्रोडक्ट भी फिक्स है, प्राइस फिक्स है। तो जो बायर तुम्हारे दुकान के सामने आ गया ना वो सामान लेकर ही जाएगा, पहला बात, ठीक है। तीसरा क्या है ना, पॉजिटिविटी। तीसरा क्या है कि आपके प्राइस पर कंट्रोल है, आपके प्रोडक्ट पे कंट्रोल है। कहां पे कंट्रोल नहीं है? आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर मैं ये कीबोर्ड लोग बनाते हैं 800 रुपया में, अब पूरा मार्केट कितने बेच रहा है? 1000 रुपया में। मैं भी 1000 में, पूरा मार्केट भी कितना बेच रहा है? 1000 में, ठीक है ना? और लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? मान लेते हैं 800 रुपया। कितना है भाई? 800 रुपया। लेकिन मैं कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा करके, बढ़िया लेबर लगा करके, बढ़िया मैनेजमेंट करके अगर मैं 700 कर दूं, 600 कर दूं, तो जैसे ही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा मेरी प्रॉफिट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मैं दूसरों से कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा? कमाऊंगा ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में ना प्राइस पे कंट्रोल है, प्रोडक्ट पे कंट्रोल है, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मन में रहता है सर कैसे प्रॉफिट होगा, सब तो सेम ही बेच रहा है, सब तो सेम ही बेच रहा है। बोले बाबू सुन, प्रोडक्शन का जो है ना उस पर यहाँ पे बोला ही नहीं है। तो अगर आपको सस्ता रॉ मटेरियल कहीं से मिल रहा है और अगर आपको अच्छे लेबर कम सैलरी मिल रहे हैं तो आप मंगवा लो, आप रॉ मटेरियल मंगवा लो, ऐसे लेबर को मंगवा लो और अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखो। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखोगे, अब प्राइस तो फिक्स है, तो लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो 800 रुपया है, तुमने कर दिया 700 रुपया, लोग बेच करके 200 कमाएंगे
और आप बेच करके 300 कमाओगे तो आप ज्यादा कमा रहे हो। तो एक पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी क्या है कि लेट से कोई बायर आया तो जो दुकान पहले दिखा वहीं से लेकर भाग गया, और जो बेचारा एंड में है, जो एंड में है, वो तो सोचते रहेगा मेरे पास कब आएगा। ठीक है। और नेगेटिव सुन लो, जो बेचारा बीच में है तो और मरेगा, क्योंकि जो इधर से आएगा वो ये लेके जाएगा, और जो उधर से आएगा वो लेके चला जाएगा। अब बीच वाला ना इधर का ना इधर का। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखा ना तुम लोग, मार्केट में गली होती है ना, ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है ना, बायर मूव नहीं करता है। बायर क्या होता है, मूव नहीं करता। रीजन क्या है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स है, और जब प्रोडक्ट का सब कुछ फिक्स है, प्रोडक्ट भी फिक्स है, उसका प्राइस फिक्स है, तो अपने घर के आसपास, अपने घर के आसपास ही शॉपिंग करेगा। हम नॉर्मली मूव कब करते हैं, जब हमको लगता है कि उस मार्केट में सामान क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तब अपने क्या करते हैं, अपना घर छोड़ते हैं और उस मार्केट में जाते हैं। यहाँ पे क्यों जाएंगे, जब हम लोग हाफ पैंट पहन के ही सामान मिल जा रहा है, तो हम लोग जींस क्यों डालेंगे, मेकअप क्यों करेंगे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे, जाकर लेके सामान चलाएंगे। तो ये एक बेनिफिट होता है। अरे बराबर समझ कि जब लोकल में सामान मिल जा रहा है तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। समझ पा रहा है मेरा बात। तो एक चीज यही इसका डिसएडवांटेज है। पहला क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब बताओ कितने फीचर्स हो गए। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा, फिक्स प्राइस। उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और हर एक फर्म का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करके, कॉस्ट को कंट्रोल करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फर्म एंड इंडस्ट्री। देखो पहले का फर्म का मतलब क्या होता है। देखो तुम लोग ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ मार्केट पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। नेक्स्ट डे में टाइम नहीं लूंगा, बस हर चीज मैं अभी आज ही क्लियर कर दूँ। फर्म का मतलब क्या होता है, सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट को बोलते हैं फर्म। बोलो ना, सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, फर्म। जैसे एपीसी, ये क्या है, फर्म है, फर्म है। ठीक है, आपके पापा का दुकान, वो क्या है, फर्म है। लेकिन आपके पापा जिस भी मार्केट में बेच रहे हैं, तो सबका एक एक अपना अपना दुकान होगा, अपना अपना होगा। तो वो हर एक सिंगल दुकान क्या है, हर एक सिंगल दुकान क्या है ना, हर एक सिंगल दुकान क्या है, फर्म। लेकिन सारे दुकान को मिला लो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री। जैसे हर एक कोचिंग सेंटर अपने आप में क्या है, फर्म। जितना भी कोचिंग सेंटर है वो अपने आप में क्या है, फर्म। लेकिन सारे कोचिंग को मिला दोगे, इंडस्ट्री। समझ गया ना। तो यहाँ पे क्या है, फर्म अलग है और इंडस्ट्री अलग है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसमें क्या लॉजिक है। एक्चुअली लॉजिक कुछ भी नहीं है। एक मार्केट है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। एक्चुअल में सिंगल सेलर का मतलब क्या हो कि वो मोनोपोली अपने आप में फर्म है और अपने आप में क्या है, इंडस्ट्री है। जो मोनोपोली होता है ना, तुम उसको फर्म बोल दो या उसको इंडस्ट्री बोल, क्योंकि इक्वल होता है। तुम उसी को इंडस्ट्री बोलो या तुम उसी को फर्म बोलो, बात एक ही है। तो उस मोनोपोली के कंपेयर में यहां पे बोला जा रहा है कि मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट एट द सेम टाइम परफेक्ट कंपटीशन में दोनों बराबर नहीं होते। फर्म अलग है, इंडस्ट्री अलग है। तो मान लेते ये एक मार्केट है, इसमें मान लेते 100 शॉप है। कितने शॉप है, 100 शॉप। तो हर एक सिंगल सिंगल शॉप, हर एक सिंगल सिंगल शॉप अपने आप में क्या है, फर्म। सारी शॉप को मिला देंगे क्या हो जाएगी, इंडस्ट्री। ठीक है। अच्छा तुम बताओ ना, सारे शॉप, लॉजिकली सोचना, सारे शॉप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना, अब प्राइस भी क्या है, फिक्स है। तो इनके ये जो 100 शॉप है, इनमें दोस्ती होगी नहीं, दोस्ती होगी, इनमें दुश्मनी होगी। अगर जो मैं बेच रहा हूँ वही सारे लोग बेच रहे हैं, जो मैं चार्ज कर रहा हूँ वही सारे लोग चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे आपस में क्या होगी, दोस्ती होगी, है ना। दुश्मनी तो होगी। दुश्मनी में क्या होगा, अगर मैं मान लो 1000 का बेच रहा हूँ, तो मेरा मार्केट खराब करने के लिए बोलेगा हम 700 बेचेंगे, जिससे उसका मार्केट खराब हो जाए, यही ना होगा दुश्मनी। पर यहाँ पे दुश्मनी बोल के कोई चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर मीटिंग होती है। और जब प्राइस की बात होती है ना, तो सारे दुकानदार मिल करके प्राइस डिसाइड करते हैं। सारे दुकानदार को हम लोग क्या बोलते हैं, सारे दुकानदार को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। तो प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब सारे दुकानदार मिल करके डिमांड सप्लाई को देख करके क्या डिसाइड करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। और एक बार सारे दुकानदार ने मिल करके डिसाइड कर लिया कि भैया 1000 रुपया करके बेचना है, तो सारे लोग कितने बेचेंगे,
1000 करके बेचेंगे। इसलिए बोला गया इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर। प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? इंडस्ट्री। और एक बार इंडस्ट्री ने जो डिसाइड कर दिया, हर एक फर्म को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। फर्म इज ए प्राइस टेकर। फर्म इज ए प्राइस टेकर और इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर। क्लियर हो गया? और ये प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? डिमांड सप्लाई को ड्रॉ करके। ये होता है डिमांड और ये होता है क्या है? सप्लाई। आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या हो गया? सिंगल प्राइस तो हो गया। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो इसका कर्व कैसे बनता है। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसे बनता है? नॉर्मली ये डिमांड होती है। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कैसे होती है? ऐसे होती है ना? दैट इज द शेप ऑफ परफेक्ट परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। यही होती है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इसी को अपने क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना? आप लोग पढ़े थे पहले, इकोनॉमिक्स था तब, तो समझ पा रहे हो मेरी बात? कुछ अलग नहीं बोल रहे ना? ठीक है, कुछ गलत बोलेंगे टोक देना। हाँ, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं। अब एक्चुअल में ये डिमांड कर्व आया कैसे? सुनो, इसका फीचर्स बड़ा अनोखा फीचर्स है, तुम लोग को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसका फीचर्स क्या था कि अगर मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ाया, थोड़ी सी मैंने प्राइस बढ़ाया, जरा सा प्राइस बढ़ाया, डिमांड हो जाएगी जीरो। डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो। और अगर मैंने प्राइस थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा कम किया, तो डिमांड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। गजब का डेफिनेशन है ये तो डेफिनेशन। अब आप मान लो, मान लेते हैं ना हम लोग अपने आप में एक एक शॉप लेकर बैठे हुए हैं। मान लेते हैं, फील करते हैं ना कि हम लोग किसके पार्ट है? परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट है। और हम लोग एक एक दुकान लेकर बैठे हुए हैं, आपस में हेलो हाय हो रहा है ना? एक कोई चाय लेकर सब लोग मिलकर चाय पी रहा है, ये वाला फील वाला, ये वाला दोस्ती है। अब एक चीज सुनो, मान लो मेरे मन में पाप आ गया। हम पापी नहीं, हमको वैसे मत देखना तुम, ठीक है? मान लो मेरे मन में पाप आ गया। क्या पाप आ गया? कि सब लोग 1000 का बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? 1000 का। मैं क्या करूंगा? साइकोलॉजिकल प्राइस सेट करूंगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइस। क्या बोलते हैं? 999। सब लोग कितने का बेच रहे हैं? मान लेते तानिया चाय लेकर, भैया चाय पी लीजिए। हम चाय पीते पीते तानिया 1 रुपया कम कर, तुम्हारा मार्केट खाएंगे। आया हुआ सबने। तो तानिया बेच रही है, सब लोग 1000, सब लोग सुजल, सब लोग मिलके 1000 बेच रहा है। अब मेरे दिमाग में आ गया, भैया हम 1 रुपया क्या करेंगे? कम बेचेंगे। अब एक फीचर्स पता है यहाँ पे क्या है? ये जो मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात किया था ना, इस एक्स्ट्रा फीचर्स में है पता है क्या? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। ये एक्स्ट्रा फीचर्स में है, अभी मैं लिखूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि बायर को पता है कि कौन सस्ता बेच रहा है और कौन महंगा बेच रहा है। मतलब बायर को मार्केट कंडीशन की हर एक बात पता है। बायर नोज एवरीथिंग अबाउट द मार्केट कंडीशन। वैसे ही सेलर को पता है कि बायर क्या चाहता है। तो बायर को किसके बारे में पता है? सेलर को। और सेलर को किसके बारे में पता है? बायर को। तो जैसे ही अभिषेक पांडे ने 1 रुपया कम किया, ये किसको पता होगा? बायर को। किसको पता होगा? बायर को। अब आप बताओ कितनी दुकान है भाई? 100। 100 में से इकलौता पापी आदमी मैं कितने बेच रहा हूं? और रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने बेच रहा है? 1000। और जो भी बायर, ये नन्ना मुन्ना जो भी बायर है, अपना चुन्नू मुन्नू जो भी है, जब वो शॉप करने आएगा तो इसको पता है कि सस्ता कौन बेच रहा है और महंगा कौन बेच रहा है। तो सारे लोग किसके दुकान पे भीड़ लगाएंगे? मेरे दुकान पे। तो जब सारे लोग मेरे दुकान पे भीड़ लगाएंगे, तो जैसे ही मैंने प्राइस कम किया, जैसे ही मैंने प्राइस 1 रुपया कम किया, मेरे दुकान पे क्या लग गई? लाइन लग गई। तो मेरा डिमांड क्या हो गया? इनफाइनाइट। मेरा डिमांड क्या हो गया? कितना होगा हमें को नहीं पता, कितना होगा हमें नहीं पता। आया बात सामने? तो बाकी लोग तो रोना स्टार्ट कर देंगे, जो कि सिचुएशन यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। सेकंड चीज, सेकंड चीज, अगर मैंने 1 रुपया बढ़ा दिया, हमको बोला कि हमको जल्दी अमीर बनना है, तुम लोग से पहले करोड़पति बनना है, तो मैंने 1 रुपया बढ़ा दिया। हम लोग, हमारे इंडिया में शुभ माना जाता है 1001 रुपया। 1001 रुपया हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। बाकी लोग कितना बेच रहे हैं? 1000। हम कितना बेच रहे हैं? 1 रुपया एक्स्ट्रा। क्या मेरे पास भीड़ लगेगा? मेरे पास कोई आएगा? मच्छर और पक्षी मतलब बर्ड के अलावा कोई आने वाला नहीं है, कुछ नहीं आएगा। तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं सेटिस्फाई हो रहा है? कि अगर मैं 1 रुपया बढ़ा देता हूं तो डिमांड होता है जीरो, और अगर मैं 1 रुपया कम कर देता हूं डिमांड क्या होता है? इनफाइनाइट।
ये मार्केट इस पूरे डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है, इस फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है। जो डिमांड का फीचर्स है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, इसके फीचर्स को, इसके डेफिनेशन को ये परफेक्ट कंपटीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होती है वो कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। और इसका मैथमेटिकल वर्जन तुम लोगों को पढ़ाया था, E इक्वल टू इनफाइनाइट, याद है, पढ़ाया था ना, EP इक्वल टू इनफाइनाइट। तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होगा, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बोलो ना, क्लियर है, ठीक है। अभी तक तुम लोग जितना पढ़ा ना, पहला फीचर्स, दूसरा फीचर्स, तीसरा फीचर्स, ये चौथा था, ये पांचवा था, ये छठा था, ये सात, ये जो 7 फीचर्स अभी तक आपने पढ़ा है, एक्चुअल में ये फीचर्स किसके हैं, प्योर कंपटीशन के। अब मैं 3 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, ये मैं 3 एक्स्ट्रा क्या करूंगा, ऐड करूंगा, किसमें, ये जो 7 प्योर कंपटीशन के फीचर्स है ना, ये जो 7 प्योर कंपटीशन फीचर्स में ये मैं क्या करूंगा, 3 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, नंबर 1, अच्छा किस में ऐड कर रहा हूं, ये सातों में, ये जो 7 फीचर्स दिख रहे हैं ना, इसके यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूँ 8, 9 और 10 बोल करके। तो टोटल अब कितने फीचर हो गए, 10। और ये टोटल 10 किसके फीचर्स हो गए, परफेक्ट कंपटीशन का। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, बगल में लिख दे रहा हूँ। पहला फीचर है, पहला परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर। दूसरा फीचर्स हो गया, हाँ, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, और तीसरा हो गया नो ट्रांसपोर्टेशन, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये 3 फीचर्स ऐड करते ही अब टोटल कितने हो गए, 10 फीचर्स। और यही 10 फीचर्स किसके फीचर्स है, परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है ना। पहला बोला परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर। देखो ना, अपने को क्या करना है, प्राइस फिक्स है, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट भी क्या है, फिक्स है। तो हमारा प्रॉफिट कमाने का एक ही जरिया है, क्या कम करना, कॉस्ट। तो हमारा कॉस्ट कम कैसे होगा, जब मुझे लेबर सस्ता मिले, जब मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिले। तो अगर मुझे कहीं पर भी वर्कर सस्ता मिलता है, लेबर सस्ता मिलता है, मैनेजमेंट सस्ता मिलता है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, तो मैं वहां से उठा लूंगा, मैं वहां से क्या लूंगा, उठा लूंगा। तो यहाँ पे मोबिलिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई जहां पर भी आपको लैंड लेबर कैपिटल, जहां पर भी आपको लैंड लेबर कैपिटल सस्ता मिले, आप उसको वहां से मूव करके अपने दुकान पे लाओ, जिससे आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, और प्रॉफिट आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कमा पाओ। समझ गए ना, इसको अपने बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर। जो भी फैक्टर आपको सस्ता मिल रहा है, आप उसको मूव कराओ, मूव करने का मतलब उसको वहां से अपने दुकान पे बुला लो, अपने फैक्ट्री में बुला लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। बायर को पता है कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है, और सेलर को पता है बायर का नीड क्या है, बायर कौन सा प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहा है। बायर को पता है सेलर के बारे में, और सेलर को पता है बायर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे जब ना कंज्यूमर की बात होती है, याद रखना, जब सेलर या कंज्यूमर की बात होती है नॉर्मल सेंस में, तो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि कंज्यूमर आर रेशनल, कंज्यूमर आर रेशनल एज वेल एज सेलर आर आल्सो रेशनल। मतलब क्या है, रेशनैलिटी का मतलब क्या है, हमारी मम्मी लोग है ना, सच में रेशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर का डेफिनेशन को प्रूफ करती है। रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं ना, तो हम पूरे मार्केट में पता करें ये सामान सबसे बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिल रहा है और सबसे बेस्ट प्राइस में कहाँ मिल रहा है। तो अगर कोई कंज्यूमर है ना 15-20 दुकान को सर्च करेगा, प्रोडक्ट को क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि प्राइस यहाँ पे क्या मिल रहा है, उस दुकान पे क्या मिल रहा है, तीसरे दुकान पे क्या था, चौथे दुकान पे क्या था, यहाँ की क्वालिटी क्या है, वहाँ की क्वालिटी क्या है। जब इतना दिमाग लगा के फिर वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, तब उसको मिलेगा कंज्यूमर सरप्लस। क्या मिलेगा, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब कंज्यूमर को बेनिफिट आया सामने। तुम लोग पढ़ा होगा, कंज्यूमर सरप्लस नाम सुना होगा। तो रेशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या है कि जब कंज्यूमर प्रॉपर
माथा लगा करके प्रॉपर अपना छानबीन करके अगर प्रोडक्ट को पसंद करता है और बेस्ट प्राइस में परचेज करता है, तब उसको बेनिफिट मिलता है। इसी प्रोसेस बोलते हैं रेशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर, और हमारी मम्मी लोग परफेक्ट फिट बैठती है, पर्सनालिटी ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है ना। अब लेकिन अब का धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आजकल तो मीशो आ गया। नेक्स्ट क्या हो गया, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब क्या है, जब अपने लोकल में मिल जा रहा है तो अपने क्यों टैक्सी के लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन लेके चला जाता है कि प्राइस क्या है, फिक्स है, तो बायर को नीड नहीं है कि मूव करे। बायर को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने प्लेस से क्या करे, मूव करे। जैसे मेरे साथ एक बार क्या हुआ, तुम लोग बताए थे ना, मेरे को मोमो खाने का मन किया, बहुत ऐसे नॉर्मली मोमो उतना खाते नहीं है। एक दिन ऐसे ही मेरा लड़की लोग, तानिया वाली गलत टाइम पे गलत नाम ले ली। एक दिन मेरे को ऐसी, अरे पता है वो रविंद्र सदन में देखना, मेट्रो के बाहर में है ना, अच्छा मोमो देता है। हम कॉलेज टाइम पे खाते थे, 50 रुपया 40 रुपया में भी ऐसे मिलता होगा। ठीक है, उस टाइम पे खाते थे। मेरे को ना ऐसी, मेरे को मन है कि भाई कॉलेज टाइम पे खाए थे, चलो चलते मोमो खा। कोई मिला ही नहीं, हम अकेले चले गए। गए तो मेट्रो बंद था, क्योंकि 9:30 बजे मेरे को भूख लगा था। तो मेट्रो यही तो अपना सेंटर से ही है, बगल में तो मेट्रो है ना, सोचा अब क्या करूँ, बाइक निकालू, मेट्रो जाता हूँ, मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो से निकलोगे ना तो पीछे में उसका हल्दीराम का अपोजिट में देखना, एक साइड मोड़ में वहाँ पे उसका लगा हुआ। ठीक है, तुम लोग नॉनवेज खाता है, उसका चिकन उकन अच्छा होता होगा, हम तो वेजिटेरियन है, हमको नहीं पता, पर अच्छा ही होता होगा, भीड़ ज़्यादा लगता है, क्योंकि वेज मांगने वाला लगता हम ही है। दूसरा आता है चिकन 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 ऐसे करते रहते, कोई वेज कोई मांगता है जल्दी। ठीक है, बट वेज काफ़ी अच्छा है। मैं ऐसे निकला, सोचा मेट्रो जाऊँगा, देखो शटल शटल डाउन है, तो ठीक है, मैंने क्या किया, टैक्सी कर लिया, क्योंकि मैं बाइक कर रहा था, बाइक वाला नौटंकी कर रहा था, बोला 150 रुपया लगेगा, हम बोले अच्छे बढ़िया, हम बैठ के जाएगा, 200 रुपया में टैक्सी कर लिया। मोमो का दाम कितना है? मोमो का दाम कितना है, टैक्सी का दाम कितना है? मोमो का खरीदना वाला प्राइस कितना हो गया, 250, और आने का भी तो ये तो खरीदने का प्राइस हो गया। अब घर पहुंचने का, तो मोमो का टोटल प्राइस कितना हो गया, क्योंकि जो टैक्सी वाला गया था बोला भैया आप भी खा लेना, और मेरे को छोड़ भी देना। तो दोनों साथ में खाए और फिर मेरे को छोड़ भी दिया। तो टोटल 2 प्लेट का 100 रुपया, और आने जाने का 400 रुपया। तो एक्चुअल में मोमो मोमो का जो कॉस्ट है कितना, 100 नहीं, सब मिला कितना हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपके प्राइस का फैक्टर होता है, क्योंकि ये जो खर्चा हुआ है उस प्रोडक्ट के वजह से हुआ है। इसलिए पता है जब तुम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, तो, तो हमेशा कॉस्ट में क्या ऐड करते हो, इंस्टॉलेशन फ्रेट सब ऐड करते हो ना, वैसे ही। तो यही पे बोला गया कि भैया यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, क्योंकि जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करोगे तो कोई दमदम से आएगा, कोई पार्क स्ट्रीट से आएगा, और मैं तो ग्रीस पार्क से आऊंगा, है ना, तो प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो जो प्राइस फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे फेल हो गया। तो प्राइस को फिक्स रखने के लिए, प्राइस को फिक्स रखने के लिए बोला गया भैया नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि अगर ये फीचर्स ऐड कर दोगे ना तो प्राइस कभी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो कंज्यूमर अपने घर के पास में मिल गया तो उसके लिए तो प्राइस वही होगा, लेकिन जो दूर से आ रहा है तो उसके लिए प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए बोला इस पूरे चैप्टर में अगर बायर मूव करता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाएगा, दैट इज वाई प्राइस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा प्राइस को बढ़ा देता है। क्लियर हुआ ना, मोमो वाला एग्जांपल याद रखना तुम लोग, ठीक है। कितने कितने हो गए फटाफट बताओ, 10, चलो बताओ बिना देखे बताओ। चलो, पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, दूसरा, तीसरा फिक्स प्राइस, फिक्स है, प्री एंट्री एंड एग्जिट, ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, फॉर्म एंड इंडस्ट्री। अच्छा सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट। फॉर्म क्या है, प्राइस टेकर, और इंडस्ट्री क्या है, प्राइस मेकर। अच्छा और बताओ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो सात, 3 एक्स्ट्रा है ना। अच्छा ये 7 किसके थे, प्योर कंपटीशन, 3 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे परफेक्ट कंपटीशन। ये 3 एक्स्ट्रा क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, ट्रांसफर। अच्छा मार्केट 2 टाइप होता है, एक होता है प्रोडक्ट मार्केट, एक होता है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट मतलब जहाँ पे फैक्टर लोग मिलते हैं, जैसे लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, इसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट जहाँ पे हम लोग सामान परचेज करते हैं, चाहे प्रोडक्ट मार्केट हो चाहे फैक्टर मार्केट हो, हर एक मार्केट में क्या है, मोबाइल है। मोबाइल का मतलब परफेक्टली मोबाइल, जहाँ से सस्ता मिलता है हम वहाँ से क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर,
फिर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, चाहे सेलर हो चाहे बाय। क्लियर हो गया ना? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन। पहला कंडीशन क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का? पहला एम आर इक्वल टू एम सी। पहला क्या है? एम आर इक्वल टू एम सी। अच्छा बता, ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन बता रहा हूँ ना, कोई मार्केट हो, हेलो सुनो ना, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कोई भी मार्केट हो, चाहे परफेक्ट हो चाहे मोनोपोली हो, चाहे ओल्गोपोली हो, चाहे मोनोसोनी हो, चाहे डुओपोली हो, चाहे बाइलेटरल मोनोपोली, कोई भी हो, हर केस में क्या होगा? सेम होगा। पहला क्या है? एम आर इक्वल टू एम सी, और दूसरा है एम सी कट एम आर फ्रॉम, है ना, एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। तुम लोग इसको रट के आया होगा, रीजन नहीं जानता होगा। चल बता रीजन, हम तो पूछ रहे तुम लोग। और को बताएगा? बता और को। भाई देखो सीबीएसई का सब बता ना। 11 क्लास पढ़ा था लास्ट। ए, ताजा ताजा कौन पढ़ के आया क्लास 12 में? ताजा मतलब क्लास 12 बस, बंगाल बोर्ड में। अच्छा आईएससी में शायद 12 में है, क्लास 12 में आईएससी। तुम लोग आईएससी बोर्ड से है? बंगाल में तो 2 नंबर का होगा। इसलिए पता है बहुत सारे वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट आते, सर पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। मैं बोला, यार क्या तुम लोगों को आता है वो लोग। हाँ बताओ, आप लोग बताओ। हम तो लिखने जा रहे थे पहला क्या है? एम आर इक्वल टू एम सी। दूसरा क्या है? एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना? उस डायग्राम से पहले मैं जस्ट प्रूफ करूंगा कंडीशन, देन बताऊंगा उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है? अच्छा, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन मैं सिर्फ तानिया को बोल रहा हूँ, किसी और को नहीं बोला। तानिया सुन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है ना, कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपके फर्म को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करोगे, एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा क्या कमाओगे? पैसे कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। तो पहला कंडीशन क्या था? एम आर इक्वल टू एम सी। दूसरा क्या था? एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। ये एक्चुअल में एग्जाम में करना क्या है? सिंपल एक डायग्राम बनाना है। अच्छा, इसको आंसर कैसे लिखोगे मैं नोट्स दूंगा, टेंशन मत लो। तो नोट्स में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखा रहेगा। नोट्स में ऐसा एक भी, पूरे नोट्स में ना एक भी ऐसा सिंगल लाइन नहीं रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। तो बस खाली टॉपिक को समझो। कौन सा? कल 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 मार्किंग करूंगा ना। आज कौन सा तो कल मार्क करूंगा क्या क्या पढ़ना, क्योंकि मेरे को टेस्ट भी तो लेना है। ये तुम लोग टेस्ट में देख रहा हूँ अब कम आ रहा है, पहले टेस्ट में भीड़ लगती थी, अब तो टेस्ट में कम आ रहा है। रुको तो नोट करता हूँ। हाँ क्या चाहिए? तो मेरा कितना इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है, हम प्रसन्न हो जाता है। प्राइस और कॉस्ट, वाई एक्सिस पे क्या अज्यूम किया हमने? प्राइस और कॉस्ट, या इसी को अपने बोलते हैं रेवेन्यू। एक्चुअल में प्राइस ना लिख करके अगर तुम लोग रेवेन्यू लिखेगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ बोलो ना, रेवेन्यू और कॉस्ट, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ना अपने इसको आर और स्लैश सी लिखेंगे। आर मतलब रेवेन्यू और सी मतलब कॉस्ट, और एक्स पे हम लोग लिखेंगे आउटपुट, और आउटपुट को हम लोग क्यू लिखेंगे, ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है कि एम आर इक्वल टू एम सी। तुम लोग को ना अभी मैंने रेवेन्यू चैप्टर पढ़ाया था, और रेवेन्यू चैप्टर में याद करो कि व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड, व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड, तो ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इक्वल टू एम आर, और एम आर इक्वल टू एम सी। भूल गए? जब प्राइस फिक्स होगा तो ए आर इक्वल टू एम आर, एम आर इक्वल टू एम सी, तीनों क्या थे? बराबर थे। भूल गया क्या? अरे मैंने कर्व भी ऐसे बनाया था, देखना, ए आर इक्वल टू एम आर, और याद है टी आर का मैं कर्व ऐसे बनाया था, याद है? डायग्राम यही तो पढ़ाया था रेवेन्यू चैप्टर। कोई बात नहीं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा। अरे तुम लोग का बात, तो जब प्राइस फिक्स होता है ना, जब प्राइस क्या है? फिक्स है, तो प्राइस किसके बराबर है? ए आर के बराबर है, और ए आर किसके बराबर? एम आर, और एम आर किसके बराबर? एम सी। तो देखो ना, पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया,
पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, एम आर इक्वल टू एम सी। दूसरा फीचर्स क्या बोल रहा है कि एम सी कट एम आर। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मैं रेवेन्यू चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं कि जब प्राइस फिक्स होगा तो कर्व ऐसे बनेगा। जब प्राइस फिक्स होगा तो कर्व ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और प्राइस को ही सेकंड नाम क्या है, ए आर। और ए आर किसके बराबर होगा, एम आर। और एम आर किसके बराबर होगा, एम सी। मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका रेवेन्यू चैप्टर में, ठीक है। अब आपको बोला है कि एम सी कट एम आर। तो हमारा एम आर कर्व ऑलरेडी ये है कि ये जो लाइन है ना वो चार चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सिंगल लाइन है वो प्राइस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एम आर को भी, और एम सी सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा एम आर कर्व ऑलरेडी ड्रॉ है। हमें कौन सा कर्व ड्रॉ करना है, देखो जो एम सी कर्व होता है ना वो यू शेप होता है। एम सी कर्व कौन से होता है, यू। कौन सा यू, फ्लैटेड यू शेप। मैं जब कॉस्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मैं प्रोडक्शन पढ़ाया हूँ, कॉस्ट नहीं पढ़ाया, मैं कॉस्ट पढ़ा दूंगा। फ्लैटेड यू शेप बोलते हैं। कौन सा शेप, फ्लैटर। देखो एक होता है नॉर्मल, एक ऐसा यू शेप होता है ना। और एक होता है फ्लैटर यू शेप, ऐसा होता है एक शेप। इसको अपने बोलते हैं फ्लैटर यू शेप बोलते हैं, फ्लैटर की फ्लैट में ज्यादातर है, ठीक है ना। तो एमसी कर्व कौन सा कर्व होता है, फ्लैटर यू शेप होता है, ठीक है। तो मैं एक फ्लैटर यू शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारा कौन सा कर्व है, एमसी कर्व। बोला ना कौन सा कर्व है, एमसी। अब एक चीज देखो ना, तुम लोग को मैथ पढ़ा है कि जब भी दो स्लोप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, या जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एम आर, ये एम आर कर्व है, और ये कौन सा कर्व है, एमसी कर्व। एमसी कर्व एम आर को दो जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। चलो इस पॉइंट को मैं बोल दिया पॉइंट टी, और इस पॉइंट को बोल दिया मैं पॉइंट पॉइंट ई। कौन सा पॉइंट, ई। अब आप बताओ क्या बोल रहा है, एमसी कट एम आर फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से कट कर रहा है। तो अगर मैं एमसी की बात करूं तो वो एम आर को कहां से कट कर रहा है, ऊपर से, यहाँ टी पॉइंट पर। टी पॉइंट देखो ऊपर से कट कर रहा है, टी पॉइंट देखो ना कहां से कट कर रहा है, ऊपर से कट कर रहा है। तो क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, नहीं। लेकिन अगर मैं पॉइंट ई की बात करूं तो एमसी कर्व एमआर को कहां से कट कर रहा है, बिलो से कट कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है ना। तो अब आप बताओ पॉइंट ई पर और पॉइंट टी पर एम आर इक्वल टू एम सी हो रहा है, क्योंकि जहां पर भी आप कट करते हो ना, जहां पर भी अगर आप कट करते हो तो एम आर इक्वल टू क्या होता है, एम सी। तो पॉइंट टी पर भी एम आर एम सी बराबर है, पॉइंट ई पर भी एम आर एम सी क्या है, बराबर है। पॉइंट तो पॉइंट टी और पॉइंट ई पर ना ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन पॉइंट टी पर ये सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉइंट टी पर जो एमसी कर्व कट कर रहा है वो ऊपर से कट कर रहा है। क्लियर हुआ ना। लेकिन अगर मैं पॉइंट ई की बात करूं तो पॉइंट ई पर क्या एमसी और एमआर दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। देखो ना ये एमआर है और ये एमसी है, जहां पर कट करेगा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो पहला कंडीशन फुलफिल। और कहां से कट कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, दोनों कंडीशन। इसीलिए यही वाला पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। और इसी को अपने बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपने पॉइंट ए। मैं क्या क्या एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अगर कोई फर्म, सुनो ना एक बार मेरा बात सुनो ना, अगर कोई फर्म ओक्यू आउटपुट को सेल करता है या ओक्यू आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, भाई जो जितना प्रोड्यूस करेगा उतना ही सेल करेगा। तो अगर कोई फर्म ओक्यू आउटपुट को सेल करे या ओक्यू आउटपुट को प्रोड्यूस करो, इस केस में उसको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। और इस कंडीशन पे वो ऑलवेज कहां पे रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा, उसको कभी भी लॉस नहीं। अगर कोई भी फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ऑलवेज वो लॉस में, ऑलवेज वो प्रॉफिट में रहेगा, कभी भी लॉस में नहीं है। और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन मिलता कैसे है, एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। ये जो पॉइंट ई है ना, इसी को अपने बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। ई को बोलता हूँ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ई को क्या बोलूंगा मैं, इक्विलिब्रियम। अब
यहाँ तक मैंने कुछ भी कसम बता रहे हैं, यहाँ तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया कि अभी तक आप क्लास 12 लेवल पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। सच बोलना, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया क्या? ये तो तुम लोग जानता होगा। तो डिफरेंस क्या है? अब एक्स्ट्रा सुनो, डिफरेंस क्या है। तुम लोग ना एक चीज और पढ़ा होगा, डिमांड इक्वल टू, अरे भूल गया, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जब भी कोई भी फर्म प्रॉफिट में कब आएगा? जब वो डिमांड और सप्लाई को क्या करेगा? मैच करेगा। तो क्या मिलेगा उसको? प्राइस। और बोला गया कि ओपी प्राइस को चार्ज करने से फर्म को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। पढ़ा है ना कि जब भी डिमांड और सप्लाई मैच करती है उससे क्या मिलता है? प्राइस मिलता है। और क्या मिलता है? आउटपुट। तो ये हो गया प्राइस और ये क्या हो गया? आउटपुट। अगर कोई फर्म ओपी प्राइस को चार्ज करे और ओकी आउटपुट को सेल करे तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। पढ़ा है ना चीज 11-12 में? एक्चुअल में डिमांड यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी ये डिमांड एंड सप्लाई ही है। डिमांड सप्लाई को ही बोला गया है एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। कैसे मैं बता, सुनो सुनो, अभी तुम लोग पढ़ा था इस मार्केट में डिमांड कैसी है। इस मार्केट में डिमांड कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आप बताओ, इस लाइन को क्या मैं डिमांड बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोलो ना, क्या मैं इस लाइन को डिमांड बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? अरे सेम लाइन को बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना। ये जो सिंगल लाइन है ना, ये जो सिंगल लाइन है, ये प्राइस भी है, एआर भी है, एमआर भी है और एमसी भी है। और ऊपर में पड़े हैं यही वाला डिमांड कर्व इस मार्केट में होता है। तो यही वाला लाइन तो प्राइस भी है और यही वाला लाइन क्या है? प्राइस भी है, एआर भी है, एमआर भी है और एमसी, एमसी तो सॉरी एमसी नहीं है, से एमआर है। ठीक है। अच्छा, ये एमसी मैं यहाँ पे तो कट करूंगा, रीजन बताओ ना। जब प्राइस फिक्स होता है तो ए आर इक्वल टू एम सी, तब ए आर इक्वल टू एम आर होता है, एम आर इक्वल टू एम सी होता है। बट यहाँ पे सिर्फ हम ए आर इक्वल टू एम आर लिखेंगे। सॉरी, समझाने चक्कर मैंने एम सी लिख दिया, पर एम सी कट कर देना, ठीक है ना? जस्ट एम सी कट कर देना। वहाँ पे मैं रिलेशन पढ़ा रहा था कि जब प्राइस फिक्स होता है तो ए आर इक्वल टू क्या होता है? एम आर, और एम आर इक्वल टू क्या होता है? एम सी। वो रिलेशन पढ़ाते तो मैंने एम सी लिख दिया। अब सुनो यहाँ पे, ये वाला जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है? डिमांड वाला लाइन है। कौन सा लाइन है? डिमांड। तो सुनो ना, मैं क्या इसके सामने क्या मैं डिमांड लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो ये एम आर एक्चुअल में क्या है? डिमांड। ये जो एम आर है एक्चुअल में क्या है? अब बात करते हैं एम सी। ठीक है, एम सी कौन सा शेप है? यू शेप। अब मैं एम सी कर्व थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। ये अपना एम सी कर्व, ये कौन सा कर्व है? एम सी। एम सी कर्व का 3 पोर्शन है। यहाँ से देखो फॉल करना स्टार्ट किया और वो यहाँ तक फॉल कर रहा है ना। इसको अपने बोलते हैं डिमिनिशिंग सेगमेंट। कौन सेगमेंट? डिमिनिशिंग सेगमेंट। और यहाँ पे कुछ दूर के लिए क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। कुछ दूर के लिए क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ पे एमसी क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ से लेकर के, मतलब जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ये वाला पॉइंट है जहाँ पे क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। क्या कर रहा है? राइज। राइज मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्या कर रहा है भाई? इंक्रीज कर रहा है। इसको अपने बोलते हैं राइजिंग सेगमेंट। बोलिए ना, इसको अपने क्या बोलते हैं? राइजिंग, राइजिंग सेगमेंट। आपको पता है ये जो राइजिंग सेगमेंट होता है ना, इसी को अपने बोलते हैं सप्लाई कर्व। जो राइजिंग सेगमेंट होता है इसको अपने क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। पहली बार सुना है क्या तुम लोग? सुन लो, मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा तुम्हारा शॉर्ट शॉर्ट नहीं, सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन या शॉर्ट रन सप्लाई ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा। देखना, ये जो राइजिंग सेगमेंट होगा ना वही सप्लाई कर्व बनेगा। और जो फॉलिंग सेगमेंट होगा या जो कांस्टेंट वाला सेगमेंट होगा वो सप्लाई कर्व का पार्ट नहीं है। तो एमसी का 3 पार्ट है, एक फॉलिंग वाला पार्ट है, एक कांस्टेंट वाला पार्ट है और एक राइजिंग वाला पार्ट है। तो जो राइजिंग वाला पार्ट है ना वो कौन सा पार्ट होता है? सप्लाई कर्व। जो राइजिंग वाला पार्ट होता है कौन सा पार्ट होता है? सप्लाई। ये मैं कब प्रूफ करूंगा? डे 2 में। बट अभी के लिए बिलीव कर लो, झूठ नहीं बोलो, ठीक ही बोल रहा हूँ। तो ये जो राइजिंग सेगमेंट है कौन सा कर्व है? सप्लाई कर्व। अब आप बताओ, बताइए बताइए, ये वाला कौन सा कर्व है? कौन सा कर्व है? सप्लाई कर्व। और एमसी कर्व एमआर को कहां से कट कर रहा है? फ्रॉम बिलो। और कौन सा सेगमेंट में कट कर रहा है? राइजिंग सेगमेंट। और राइजिंग सेगमेंट को क्या बोलते हैं? सप्लाई।
तो अब बताओ ना, ये है डिमांड और ये है सप्लाई। उस रीजन के वजह से ये एम आर इक्वल टू एम सी आया और एम सी कट फ्रॉम, तुम लोग रटा दिया गया था। रीजन एक्चुअली यही है कि एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई होता है डिमांड एंड सप्लाई, पर उतना दिमाग क्यों लगाना, बच्चों को आगे बढ़ना, तो लंच भी तो करना, टिफिन टाइम ये सब, ठीक है। तो दो कंडीशन होते हैं, एक्चुअल में कंडीशन एक ही है, एक्चुअल में कंडीशन एक ही है किसी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। चाहे तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो चाहे तुम मैक्रो पढ़ो, मैक्रो पढ़ोगे तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, अब माइक्रो पढ़ोगे तो इंडिविजुअल डिमांड इक्वल टू इंडिविजुअल सप्लाई। कंडीशन एक ही है, पर मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है, डायग्राम का पोजीशन अलग अलग होता है, तो उस पोजीशन के वजह से ये दो चीज लाया गया है। बट अपने को एग्जाम में नंबर पाना है, अपने उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, डिमांड इक्वल टू सप्लाई मैं प्रूफ कर दिया अलग बात है, पर एग्जाम में आपको यही लिखना है, एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी कट फ्रॉम बिलो, ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक सिंपल, अरे समझ तो गया ना। एक लास्ट टॉपिक, कैसे प्राइस डिसाइड किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, कैसे प्राइस डिसाइड किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन। अब समझ में सिलेबस डिले क्यों हो रहा है, या कहीं पर अगर परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं खत्म, रीजन है कि डेप्थनेस है। लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, डेप्थनेस है, डेप्थनेस में जाओगे टाइम लगेगा। एक घंटा ही पढ़ाना, सब पढ़ाएगा घंटा, एक घंटा में अगर तुम बोलोगे कि नहीं हमको नॉलेज चाहिए, हम दे के निकल जाएगा, लेकिन जो बोलोगे परफेक्ट नॉलेज तो वो नहीं दे पाऊंगा। परफेक्ट नॉलेज के लिए, सही नॉलेज के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आते हैं नेक्स्ट, देखो ना, प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या लिखोगे, इंडस्ट्री, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई, ये डिमांड कर्व हो गया, ये कौन सा, ठीक है ना, कर्व की बात करते हैं। यहाँ पे लिखो प्राइस, यहाँ पे क्या लिखो, प्राइस। अब आप बताओ, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मतलब वही 100 दुकान, इंडस्ट्री मतलब वही जो 100 शॉप था, ये लोग मिलकर क्या डिसाइड करेगा, प्राइस। अच्छा बताओ, ये जितने भी दुकानदार है ये क्या लॉस में बियर करना पसंद करेंगे, इनको क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, क्योंकि पता है एक बार अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन मिल गया ना, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन मिलता कैसे है, डिमांड सप्लाई से। तो जहां पर भी इंडस्ट्री का डिमांड और जहां पर भी इंडस्ट्री का सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वही वाला पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहीं से इंडस्ट्री क्या करेगी, प्राइस को डिसाइड करेगी। इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस डिसाइड किया वो कौन लेगा, इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस डिसाइड किया कौन लेगा, फॉर्म। फॉर्म बोलता भैया तुमने जो डिसाइड कर लिया हम वही मान लेंगे, फॉर्म के लिए हो गया प्राइस। समझ गया ना। अब ऊपर वाला डायग्राम देखना, एक मिनट ऊपर वाला डायग्राम देखना, प्राइस कर्व कैसा था, एक मिनट ऊपर वाला डायग्राम देखना, प्राइस कर्व कैसा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और नीचे में देखो प्राइस कैसे आया। हो गया, कल मिलते हैं और भी आके डिस्कस करेंगे, ठीक।